1857 का महासंग्राम, ये सुनते ही दिमाग में क्या आता है? मेरठ, दिल्ली, झांसी, है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि इसी दौरान राजस्थान की रियासतों में बगावत का एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही पावरफुल चैप्टर लिखा जा रहा था? आज हम इसी कहानी की परतें खोलने वाले हैं। चलो दिल्ली, मारो फिरंगी। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो आवाज थी, वो गूंज थी जो एरिनपुरा के बागियों के दिलों से निकली थी। इसने उस पूरे दौर की भावना को, उस जोश को एक लाइन में समेट दिया था। ये एक नारा नहीं, ये एक ऐलाने जंग था। तो साल था 1857। पूरे भारत में, आप जानते ही हैं, क्रांति की ज्वाला धधक रही थी। और ये सोचना गलत होगा कि राजस्थान की रियासतें इस आग से बची हुई थी। अरे नहीं, बल्कि यहां तो एक के बाद एक कई जबरदस्त और बहुत ही यूनिक विद्रोह भड़क रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये चिंगारी राजस्थान तक पहुंची कैसे? कैसे फैली ये आग? चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस कहानी को। सबकी शुरुआत हुई 28 मई 1857 को नसीराबाद से। और फिर तो जैसे आग लग गई। जरा देखिए कितनी तेजी से ये फैली। कुछ ही दिन बाद 31 मई को भरतपुर में बगावत हो गई, फिर 3 जून को नीमच में, और अगस्त आते आते तो एरनपुरा छावनी के सैनिकों ने भी बिगुल बजा दिया। मतलब ये आग एक छावनी से दूसरी छावनी तक जंगल की आग की तरह फैल रही थी। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हम पहुंचते हैं इस विद्रोह के सबसे अहम हिस्सों में से एक पर, एरनपुरा का विद्रोह और उसका आउवा के ठाकुर के साथ गठबंधन। पता है, ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं रहा, ये एक पावरफुल सामंत की बगावत में तब्दील हो गया। तो हुआ यूं कि 21 अगस्त को एरनपुरा छावनी के कुछ सैनिक ट्रेनिंग के लिए माउंट आबू गए हुए थे, और वहीं उन्होंने बगावत कर दी। लीडर कौन थे? मोती खान, तिलक राम और शीतल प्रसाद। और उनका सीधा निशाना था ब्रिटिश एजेंट पैट्रिक लॉरेंस। खैर, लॉरेंस तो किसी तरह बच निकला, लेकिन इस हमले में उसका बेटा अलेक्जेंडर बुरी तरह घायल हो गया। अब असली दिलचस्प बात इसके बाद होती है। ये बागी सैनिक, अब इन्हें एक मजबूत लीडर की जरूरत थी, तो वो निकल पड़े एरनपुरा से एक नेता की तलाश में। और जानते हैं उन्हें वो नेता कहाँ मिला? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के रूप में। बस इसी एक गठबंधन ने एक मामूली से सैनिक विद्रोह को एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड बगावत में बदल दिया। और जब एक ठाकुर और बागी सैनिक एक साथ आ जाएं, तो टक्कर तो होनी ही थी। इस गठबंधन ने अंग्रेजों और उनके साथियों को सीधी चुनौती दी, और इसी दौरान एक ऐसी लड़ाई हुई जिसे इतिहास में काले गोरों का युद्ध के नाम से जाना जाता है। पहली बड़ी भिड़ंत हुई बिथोड़ा के मैदान में। सोचिए, एक तरफ थे ठाकुर कुशाल सिंह अपनी विद्रोही सेना के साथ, और दूसरी तरफ कैप्टन हीथकोट की ब्रिटिश फौज, और साथ में जोधपुर राज्य की सेना जिसे लीड कर रहे थे कुशल राज सिंघवी। मुकाबला जबरदस्त था। ये दिन था 8 सितंबर 1857 का, और नतीजा एक तरफा, ठाकुर कुशाल सिंह और उनके बागियों की एक जबरदस्त निर्णायक जीत। इस जीत से विद्रोहियों के हौसले बुलंद हो गए, और ठीक 10 दिन बाद एक और बड़ी लड़ाई हुई, चेलावास का युद्ध। हाँ, यही है वो मशहूर काले गोरों का युद्ध। इस बार मामला और भी बड़ा था। कुशाल सिंह की सेना के सामने सीधे पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन अपनी ब्रिटिश फौज लेकर खड़ा था। तारीख थी 18 सितंबर 1857, और ये तारीख इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। और इसका नतीजा अंग्रेजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। विद्रोहियों की एक और शानदार जीत हुई, और इस बार पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन खुद मारा गया। आप सोच सकते हैं ये ब्रिटिश हुकूमत की इज्जत पर कितना बड़ा तमाचा था। लेकिन कहानी में हमेशा एक लेकिन होता है। ये जीते लंबे समय तक टिक नहीं सकी। अपनी हार से बौखलाए अंग्रेजों ने इस बार कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना भेजी। जनवरी 1858 में आउवा में घमासान युद्ध हुआ। इस बार अंग्रेजों की ताकत बहुत ज्यादा थी, और आखिरकार कुशाल सिंह को वहां से निकलना पड़ा, और इसी के साथ आउवा का विद्रोह बेरहमी से कुचल दिया गया। अब आउवा की कहानी से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं विद्रोह के एक और बड़े सेंटर पर, कोटा। और देखिए, यहां का विद्रोह बिल्कुल अलग था। ये कोई अचानक भड़की हुई बगावत नहीं थी। नहीं, ये एक सोची समझी, वेल प्लान्ड क्रांति थी। तारीख थी 15 अक्टूबर 1857। कोटा में विद्रोह की आग भड़की, और इसके पीछे दिमाग किसका था? ये बहुत इंटरेस्टिंग है।
एक थे जयदयाल भटनागर, जो एक वकील थे, और दूसरे थे मेहराब खान, एक फौजी अफसर, मतलब एक कलम का सिपाही और एक तलवार का। और इनका सीधा निशाना था पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन। बेचारे स्थानीय शासक महाराव राम सिंह द्वितीय तो बस बीच में फंसकर रह गए। और इनकी प्लानिंग देखिए कितनी जबरदस्त थी। एक एक कदम सोचा हुआ था। सबसे पहले उन्होंने एक नकली चिट्ठी फैला दी ताकि छावनी में कंफ्यूजन फैल जाए। स्टेप 2, उन्होंने बड़ी चालाकी से मेजर बर्टन को राजा की सिक्योरिटी से दूर कर दिया। फिर शहर का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। और सबसे बड़ा और ऑडेशियस कदम, उन्होंने खुद राजा को, महाराव को, उनके ही किले में नजरबंद कर दिया। और कमाल की बात यह है कि उनका ये पूरा प्लान परफेक्टली काम कर गया। मेजर बर्टन और उसके 2 बेटों को मार दिया गया। और जो बात सच में हैरान करने वाली है वो ये है कि बागियों ने कोटा पर पूरा कब्जा कर लिया और 1-2 दिन ने लगभग 6 महीने तक वहां हुकूमत की। सोचिए, एक रियासत पर बागियों का 6 महीने तक राज, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो आउवा और कोटा तो विद्रोह के सबसे बड़े गढ़ थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बगावत की ये आग सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी, ये पूरे राजस्थान में सुलग रही थी। चलिए कुछ और जगहों पर भी एक नजर डालते हैं जहां ये चिंगारियां भड़की। देखिए, ये अशांति सिर्फ इन 2 जगहों तक नहीं थी। भरतपुर में तो विद्रोह ठीक उसी दिन हुआ जो पूरे देश में विद्रोह के लिए तय किया गया था, 31 मई को। टोक की बात तो और भी खास है। वहां तो महिलाओं और बच्चों ने भी बगावत में हिस्सा लिया। अजमेर में 50 बागियों ने मिलकर जेल ही तोड़ दी और फरार हो गए। और धौलपुर की कहानी तो बिल्कुल ही अलग है। वहां विद्रोह की कमान ग्वालियर और इंदौर से आए विद्रोहियों के हाथ में थी। तो सवाल ये है कि इन लड़ाइयों, इन बगावतों का आखिर में बचा क्या? इसका असर क्या हुआ? देखिए, लड़ाइयों और राजनीति से भी बढ़कर इस क्रांति ने राजस्थान पर एक बहुत गहरा कल्चरल निशान छोड़ा। और इसी विरासत का एक बहुत ही फैसिनेटिंग हिस्सा है सुगाली माता। ये देवी असल में आउवा के ठाकरों की कुल देवी थीं, लेकिन विद्रोह के दौरान इनकी मूर्ति पूरे राजस्थान में क्रांति का, बगावत का एक पावरफुल सिंबल बन गई। लोग उन्हें क्रांति की देवी कहने लगे। सोचिए, आस्था और आज़ादी की लड़ाई का कैसा गजब का संगम था ये। हाँ, ये सच है कि आखिर में अंग्रेजों ने इन सभी विद्रोहों को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ गए। एक ऐसा विद्रोह जिसकी प्लानिंग वकील कर रहे थे और जिसे लीड पुराने सामंत कर रहे थे, ऐसे विद्रोहों ने राजस्थान में आज़ादी की लड़ाई की पूरी परिभाषा को ही कैसे बदल कर रख दिया? ये सोचने वाली बात है।